पढ़ रहे थे 9th क्लास मैथ्स डेफिनेशंस। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की डेफिनेशन पार्ट नंबर 1 में हमने सॉल्व कर ली थी और उनको समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 65 पर यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन नज़र आएगी। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन होता है दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन, जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली मुकम्मल तौर पर। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या ऐसा कोई भी नंबर जो किसी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दे तो हम उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ 2x एंड -6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, ये वाली वैल्यू भी 2 पर डिवाइड हो सकती है और ये वाली वैल्यू भी 2 पर डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ से भी आपने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर रह गया x माइनस, और आपने 2 बाहर निकाला था तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यानी कि 2 ऐसा नंबर है जो 2x को भी डिवाइड करता है और 6 को भी। तो 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। ठीक हो गया। ये कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है, ऐसा नंबर जो दो या दो से एक्सप्रेशन को डिवाइड करे एग्जैक्टली मुकम्मल तौर पर। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 74 पर। 74 पर आपको यहाँ पर HCF की डेफिनेशन दी हुई है। HCF क्या होता है? HCF के नाम से ही जाहिर है, H फॉर होता है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। अब देखते हैं हाईएस्ट कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या मतलब है। HCF ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा अलजबरा के एक्सप्रेशन दिए हों, रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स दैम। तो HCF जो होता है वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है, हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होगा, विच डिवाइड देम विदाउट लिविंग आर रिमाइंडर, यानी जो उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देगा। जो दो एक्सप्रेशन हमें दिए होंगे, HCF एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों एक्सप्रेशन को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग आर रिमाइंडर, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। रिमाइंडर किस तरह से होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप लें 5 और यहाँ पर लें 2, आपने 2 को डिवाइड किया, 2 के साथ 2 2 हो जाता है 4, तो ये जो नीचे 1 बचा है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें, आपको ये दो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, आपने इनकी फैक्टराइजेशन की तो 3xy जो है वो आपने HCF फाइंड किया। ये प्रोसेस तो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा है कि हम HCF किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जो है वो टॉपिक देख सकते हैं। देखिए 3xy हमारे पास HCF आ गया इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारे पास, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3xy ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो HCF का बेसिकली मतलब ये होता है ऐसा ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दोनों एक्सप्रेशंस दिए हुए उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर छोड़े बगैर। हमने बात की HCF की, अब हम बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है लीस्ट, यानी सबसे छोटा। डेफिनेशन सेम रहेगी। वहाँ पर हमने ऐसा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ढूंढा था जो दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड। HCF में आपने सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ढूंढना होता है जो दो नंबर्स को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करे या दो एक्सप्रेशन को। LCM में यहाँ पर ये फ़र्क है, यहाँ पर आप सबसे स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, सबसे छोटा ऐसा आपको एक नंबर या एक्सप्रेशन चाहिए होता है जो दो आपको वैल्यूज़ दी हों उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो LCM और HCF में यही फ़र्क है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लेते हैं और HCF में हम हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करे। उसके बाद एक ही डेफिनेशन आ जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF, LCM और HCF के दरमियान में ये वाला रिलेशन होता है। वो रिलेशन इस तरह है कि LCM और HCF को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है दोनों एक्सप्रेशन जो आपको दिए हुए हो। PX का मतलब है पहला एक्सप्रेशन यानी जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और QX जो है दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास होगा। उन दोनों एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होते हैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है उसके, ठीक है। तो ये आपने इसका फॉर्मूला ही जस्ट लिखना है इसकी, अगर ये पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 82 पर फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले आप इसके नाम से समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि x, यानी जो भी आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसकी सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 1 होती है, यानी वहाँ पर कहीं आपको स्केयर नज़र नहीं आएगा, यानी x की पावर 2 इस तरह से कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 1 होती है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो इस शक्ल की हो,
एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए और बी की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। कांस्टेंट का मतलब 2, 3, 4 कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, और एक्स जो है देखें एक्स की सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 ही है, यानी यहाँ पर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो 1 होगी। तो इस तरह की शक्ल में अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर उन्होंने बताया वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कांस्टेंट होते हैं जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5। और उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए ज़ीरो होगा तो उसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर वो एक्स को भी ज़ीरो कर देगा। एक्स इज़ अ वेरिएबल और एक्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। इस कार्ड लीनियर इक्वेशन हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल 1 यूज़ हो रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 86 पर। पेज नंबर 86 पर आपको एसोसिएटेड या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो पेपर में दोनों तरीके से आ सकता है, आपने नाम ज़रूर माइंड में रखना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन को क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो वो किस तरह से होती है, बिल्कुल ये देखें जैसे हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी ना, लीनियर इक्वेशन की तरह ही है। ए एक्स प्लस बी के साथ एक और वेरिएबल है, यानी इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई जो बराबर हैं सी के। ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको आपने इस तरह से डेफिनेशन में लिखना है द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को इज जनरेटेड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी। ये इक्वेशन जो है हम किससे बनाते हैं, एक इनइक्वालिटी से बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ से समझ लें, हमें जो पेपर में जो होती है ना एक इक्वेशन दी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये इक्वेशन ले लें, ये है एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप क्या करते हैं एक्स प्लस 2y इस इनइक्वालिटी को आप इक्वल में चेंज कर देते हैं, यानी कि आप इनइक्वालिटी की इक्वेशन को, ये इनइक्वालिटी का साइन है ना, उसको इक्वलिटी की इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन, जब आप इनइक्वालिटी की इक्वेशन को इक्वल वाली इक्वेशन में चेंज करते हैं। ये हम क्वेश्चंस में करते थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई। ये इक्वेशन हम जनरेट करते हैं फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। अगर हमें कोई लीनियर इनइक्वालिटी दी हो और उससे हम ये लीनियर इक्वेशन बना दें तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, जनरेटेड फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन लेते हैं। पेज नंबर 91 से हमारे पास डेफिनेशन है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन क्या होता है, अ रीजन विच रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा रीजन जो रिस्ट्रिक्ट हो, यानी कि ज़रूरी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। ऐसे रीजन को हम कहते हैं फर्स्ट फिजिबल रीजन। अब देखिए क्वाड्रेंट किस तरह से होते हैं, ये आपको नज़र आ रही है ना इस तरह से, ये देखें इस तरह से हमारे पास एक्सिस होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हमारा ग्राफ देखिए, अब जैसे इसमें ग्राफ का जो आंसर है ये इन तीनों क्वाड्रेंट्स में, चारों क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हमारा आंसर जो है वो इस सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ यहाँ पर आए तो हम ऐसे रीजन को कहते हैं कि हमारा जो इस रीजन का नाम होता है फिजिबल रीजन। ठीक हो गया। और ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन के जो पॉइंट आते हैं उनको हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। अब पॉइंट किस तरह से आते हैं ये आप समझ लें। जैसे अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन है ना ये पहले वाला, फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके हम बनाते हैं ना, तो आप बताएंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो किसका होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। उसके बाद देखिए जब हमने एक्सरसाइज की थी तो आपको कुछ क्वेश्चंस ये होते थे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है इसको फाइंड मैक्सिमाइज करें या मिनिमम भी फाइंड करें, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करें। तो वो फंक्शन जो मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज भी हो सकता है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज, जो फंक्शन मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज्ड या मिनिमाइज सबसे छोटा भी हो सकता है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किया था, अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो आपको ये समझ आएगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो फंक्शन हो सकता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं जिसको हम पुट करते हैं उसमें, तो फिर हमारा जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है या फिर मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया दी फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं ताकि फंक्शन उसमें से मैक्सिमाइज हो सके या मिनिमाइज हो सके। तो वो सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, पेज नंबर 97। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यहाँ पर है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथ्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, ये ताल्लुक के बारे में बताती है बिटवीन द एंगल्स, एंगल्स के बारे में, एंड द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं, यानी ट्राइंगल्स की देखिए ना ये 3 साइड्स होती हैं, इनके साइड्स और जो इनके एंगल होते हैं इनके बारे में जो ब्रांच हमें बताती है उस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें स्पेशली ख़ास तौर पर हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, वो एंगल जिसमें एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का ज़रूर होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 98 पर, यहाँ पर डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल्स की। को टर्मिनल एंगल्स आर दी एंगल्स, को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल होते हैं दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो होती है वो सेम होती है इन स्टैंडर्ड पोजीशन, किसी जब पोजीशन में उनको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में उनको शो करते हैं हम, ठीक है। बट दे में डिफरेंट मेजरमेंट, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। अब ये किस तरह से है, देखिए पहले तो आप ये समझें इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनी है, यहाँ से हम समझते हैं इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है। देखें यहाँ से ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से हम एंगल को स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड है। ये यहाँ से जहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम एंगल को इस तरह से ये टर्न लेगा वापस, जब जहाँ पर आकर रुकेगा ये एंगल, वो वाली साइड जो होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, यानी जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पर एंड होता है एंगल उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। अब देखें यहाँ पर उन्होंने 2 एंगल्स बताए हुए हैं, एक हमारे पास है 45 और एक है 405। अब देखिए हमने 45 का जब एंगल बनाया तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमारे पास 45 का एंगल बन गया। अब हमने बनाना है 405 यानी 405 का एंगल, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, हम नीचे की तरफ इसको यहाँ से जाएंगे इस तरह से, यहाँ से अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे, देखें यहाँ से यहाँ तक आएंगे एंगल हो जाएगा 90 का, यहाँ पर आएंगे तो हो जाता है 180 का, यहाँ पर आते हैं तो हो जाएगा 270 का, यहाँ आएंगे तो हो जाएगा 360 का, यहाँ पर वापस आएंगे तो हो जाएगा 405 का। तो देखिए यहाँ पर जो था 45 का भी एंगल आता है सेम इसी जगह पर, और यहाँ पर एंगल बनता है 405 का। इनकी मेजरमेंट्स तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ ना डिफरेंट मेजरमेंट्स, इनकी मेजरमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये हैं वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को, अब इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे को टर्मिनल्स हैं, यानी इनकी मेजरमेंट तो चेंज है, लेकिन जब हम इनको जो पोजीशन जो है वो इनकी सेम आती है जब हम इनको ग्राफ पर शो करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है डिग्री की। डिग्री क्या होता है, अ डिग्री इज़ द मेजर ऑफ एंगल। डिग्री जो होता है वो एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डिफरेंट चीज़ों को मापने के पैमाने होते हैं, जैसे अगर कोई सॉलिड चीज़ है, फॉर एग्जांपल राइस हो गए, हम उनको केजी में मेजर करते हैं। इसी तरह से जो एंगल्स होते हैं उनको हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये एंगल को मापने का एक पैमाना है विद अ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360, और इसमें एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 का होता है, यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 100 पर। पेज नंबर 100 पर आपको डेफिनेशन दी हुई है रेडियन की, ठीक है। रेडियन की क्या डेफिनेशन होती है, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा एंगल जो किसी भी सर्कल के सेंटर में बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, देखें यहाँ सेंटर पर वो एंगल बनता है, कैसे बनता है, बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए। आर्क इस तरह से होती है, यानी जो हम इस तरह से लगाते हैं ना आर्क, कंपस प्रकार को यूज़ करके लगाते हैं इस तरह से, ये होती है आर्क। एक आर्क को यूज़ करके हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आर्क कितनी लंबी होनी चाहिए, ये आर्क इतनी लंबी होनी चाहिए जितनी जो है हमारे पास सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से साइड तक का फासला, ठीक है। इतनी ही लंबी हमने आर्क लेनी है। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं थीटा से, और उसको हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है एक आर्क को यूज़ करके, उस आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस जितनी होती है, तो उस एंगल को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, सॉरी एंगल नहीं, वो होता है हमारे पास रेडियन। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेज नंबर 123 की तरफ।
यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? तो ये जो बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हम एक्स और वाई का प्लेन बनाते थे। दी टू लाइंस, ये दो लाइन से मिलकर बना होता है। इन दो लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये किस तरह से होती हैं दो लाइंस? दी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम क्या है? एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। इस कार्ड एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एंड दी वर्टिकल लाइन, और इस तरह की जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और इसका नाम क्या है? वाई ओ एंड वाई डैश, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो इन दोनों लाइंस को मिलकर जो हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद पेज नंबर 124 पर आपको दो डेफिनेशन दी हुई है एब्सीसा और ऑर्डिनेट की, कि एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर अब देखिए इस तरह से बनता है, हम इस तरह से जो ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स की एक्स एक्सिस के लिए होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो वाई एक्सिस के लिए होती है। तो पहला जो कंपोनेंट होता है इसको ऑर्डर पेयर का, उसको हम कहते हैं एब्सीसा। तो यहाँ पर यही मेंशन है, द फर्स्ट कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का, ये ऑर्डर पेयर बना हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और एब्सीसा, इसके दो नाम है, ठीक है। तो आप दोनों माइंड में रखना है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट का नाम होता है एब्सीसा और दूसरे का नाम होता है ऑर्डिनेट, या फिर इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखिए मिड पॉइंट फार्मूला की डेफिनेशन। मिड पॉइंट फार्मूला इज़ यूज्ड इन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री में यूज़ होता है टू फाइंड सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल यानी दरमियानी नुक्ता बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है। दो पॉइंट्स के दरमियान में का जो सेंटर पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट जो होता है उसको मालूम करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मिड पॉइंट फार्मूला इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का आपको पता है इस तरह से, जैसे एक ये प्लेन है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान का जो पॉइंट्स है एम मिड पॉइंट, उसको फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये चैप्टर नंबर 8 लॉजिक। ये देखने कि लॉजिक असल में होता क्या है। लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स वन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, एक ऐसा मेथड होता है बताता है कि किसी स्टेटमेंट के मीनिंग क्या है, यानी हमें इस चीज़ के काबिल करता है कि हमें समझ आए कि जो बात की गई है उसका मतलब क्या है। एग्जामाइन द ट्रूथ, और उसको जानकर हम पता लगा लेते हैं कि हकीकत क्या है। एंड डिड्यूस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, और उससे हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लॉजिक बेसिकली ऐसी बात होती है जिसके पीछे कोई फैक्ट हो, यानी जिसका कोई मकसद हो बात का, तो हम ऐसी बात को कहते हैं कि इस बात का कोई लॉजिक है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दी हुई है। उन्होंने कहा है अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस एंड ट्वाइस एक्सपीरियंस अ रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। एक शख्स ने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया एक या दो बार, उसने जब भी इंजेक्शन लगवाया तो वो उसको रिएक्शन कर गया। ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। अब उसने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि वो पेंसिलिन से एलर्जिक है, यानी उसे पेंसिलिन से एलर्जी होती है, यानी जब भी वो पेंसिलिन लगाएगा तो उसको एलर्जी होगी, ये उसने उससे नतीजा अखज़ किया। द वे ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को। अब जो उसने नतीजा या रिजल्ट निकाला है हम उसको कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। वो अब इसको हम पूरे को बोलेंगे लॉजिक इंडक्शन। इंडक्शन वो पर्सन के अपने एक्सपीरियंस पर होता है, कोई जनरल फैक्ट नहीं होता जिसको पूरी दुनिया माने, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिकल इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है। द वे रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द परमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू, ऐसी चीज़ से नतीजा निकालना जो परमिसेस, जो पहले से ही बिलीव टू बी ट्रू, जिस पर यकीन किया जाता है कि वो दुरुस्त है, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। यानी ये ऐसा लॉजिक होता है, लॉजिक से ऐसा रिजल्ट हम निकालें जिसको हर कोई मानता है, वो हमारे पास क्या होता है लॉजिकल डिडक्शन। और हमने पीछे जो पढ़ा है वो लॉजिकल इंडक्शन होता है, वो जस्ट एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, वो उसके ऊपर बिलीव करता है, पूरी दुनिया उसको नहीं मानती। लेकिन लॉजिकल डिडक्शन जो होता है उसको पूरी दुनिया मानती है, जो भी हम उससे रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सुना हुआ है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, हमने सुना हुआ है तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है। तो वी आर मैन, हम यकीन करते हैं कि हम आदमी हैं और हम सबको ये यकीन है कि हमने भी एक दिन मरना है। तो ये जो है ये हमारा लॉजिकल डिडक्शन है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता दुनिया। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथ की फॉर्म में भी हो सकता है, विच में भी ट्रू और फॉल्स, जो ठीक भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट का मतलब यानी कोई भी बात हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको कोई बात बताती हूँ तो आप वो बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो वो मेरी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, यानी कोई भी बात जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, साइन है उसको हम बोलते हैं निगेशन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास साइन होता है। इसको हम नॉट भी कहते हैं और निगेशन भी कहते हैं। अगर P हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है, और निगेशन का मतलब ये होगा कि हमने उस स्टेटमेंट को नॉट कर देना है, यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ बाहर बारिश हो रही है, तो उसकी निगेशन क्या होगी कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। वो बात की हुई है, आपने उसको नॉट कर देना है, यानी उसकी नफ़ी कर देनी है। वो कहते हैं कि अगर हमने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, अगर हम उसकी निगेशन करेंगे, निगेशन का क्या मतलब होता है, उसको उलट करना, तो ट्रू से क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें स्टेटमेंट में फॉल्स दिया हुआ है और हमने उसकी निगेशन करनी है, यानी उसको उलट करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। नहीं होगा तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे पास निगेशन होती है। उसके बाद नंबर 2 पर होता है कंजक्शन, और कंजक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं उल्टे वी की तरह। और इसको हम कंजक्शन का या एंड का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। निगेशन में एक स्टेटमेंट थी, ट्रू थी तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स थी तो हमने ट्रू कर दिया। अब कंजक्शन में जो होती हैं वो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक P होगी और एक Q होगी। अगर दोनों ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड है डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन का साइन V की तरह होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट होगी P एंड Q, हम उसको पढ़ेंगे P और Q। और अब देखिए P और Q इस तरह से होता है, यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट P एंड Q, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर जो है फॉल्स आएगा। ये चीज़ डेफिनेशंस में लिखी हुई है, तो आपने इसको याद कर लेना और समझ लेना है। ठीक है, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसका साइन ये वाला होता है एरो की तरह। अब इसका मतलब ये है कि P जो है वो कंडीशन लगाता है Q के ऊपर। P और Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। ये स्टेटमेंट शुरू होती है इफ़ से, इफ़ का मतलब होता है अगर, और देन से होती है, देन का मतलब होता है तो। दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रही हैं। इस स्टेटमेंट में जो होता है अगर या तो यूज़ होता है, और इस वाले साइन को आप इम्प्लाइज भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q। अब देखें इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें जो P होता है यानी P, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, ये आपने याद रखना है। P हम कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहते हैं P का नाम, और Q को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को, यानी जो नतीजा आता है। इसका ये रूल होगा कि अगर आपके पास पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो ऐसी सूरत में आपकी स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, अदरवाइज हर सूरत में आपकी स्टेटमेंट ट्रू ही आएगी। आप पर हम बात करते हैं बाई कंडीशनल की। यहाँ पर देखिए आपको दोनों साइड पर एरो हेड नज़र आ रहे हैं, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। इसका मतलब ये है कि P जो है वो इम्प्लाइज करता है Q पर, और Q वापस इम्प्लाई करता है P के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों की इम्प्लीकेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में आप इस तरह लिखेंगे, हमारा आंसर ट्रू जब आएगा जब दोनों ट्रू होंगे या दोनों P एंड Q फॉल्स होंगे, तभी हमारा आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ से लास्ट रह गई है कंडीशन नंबर 6, और ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक है कन्वर्स, एक है इन्वर्स और एक है कॉन्ट्रापोजिटिव। देखें अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है Q एंड P, ठीक है, यहाँ से देख मैं आपको लिख के बता देती हूँ, Q इम्प्लाइज P। अगर आपने इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स का मतलब है उलट करना है, तो P जो है वो Q की जगह पर आ जाएगा और Q जो है वो P की जगह पर आ जाएगा। ये कन्वर्स होता है, समझ आ गई। कन्वर्स में आपने क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी आपने उसको उलट कर देना है, P को Q की जगह पे कर देना और Q को P की जगह पर। ये कन्वर्स हो गया। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना, यानी नॉट लगाना। देखें इन्वर्स में आपने ये करना है कि आपने इनकी जगह चेंज नहीं करनी, जो जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर जस्ट ये करना है कि अगर जिसके साथ नॉट है ये वाला साइन, उसके साथ ये नॉट वाला साइन हटा देना है, और अगर किसी के साथ नहीं है तो आपने लगा देना है। ठीक है, समझ आ गई। इन्वर्स में आपने क्या करना है, नॉट वाला साइन अगर लगा हुआ है तो पहले से तो हटा देना है, अगर नहीं लगा हुआ तो लगा देना है। ये इन्वर्स होता है। देखिए यहाँ पर नॉट P था और नॉट Q था, तो आंसर में हमने P के साथ भी नॉट को हटा दिया और Q के साथ भी हटा दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है ना, वो इन दोनों को मिलाकर होता है, यानी आपने जगह भी चेंज करनी है दोनों की, और नॉट भी लगाना है या हटाना है। अब देखिए यहाँ पर है Q और यहाँ पर है P, तो सबसे पहले तो हम जगह चेंज करेंगे। P यहाँ
पर आ जाएगा और क्यू बाद में आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ भी नॉट है और इसके साथ भी नॉट है, तो दोनों का नॉट हम हटा देंगे, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, आपने नाम सुना होगा। थ्योरम एक ऐसी चीज़ होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक है। पहले से हकाइक पता हैं, उनको यूज़ करके हम उसको ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को कहते हैं थ्योरम, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप ट्रू प्रूफ कर सकते हो दूसरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और जो आपको चीज़ें पहले से पता है मैथ्स में, उनको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को अगर सही साबित कर सकते हैं तो वो क्या होता है, थ्योरम। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजक्चर। कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट येट प्रूव्ड। ये एक ऐसी चीज़ होती है किसी ने उसको प्रूव नहीं किया होता, लेकिन एक इंसान अपनी मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कह रहा होता है कि वो बात ठीक है। लास्ट में हमारे पास है एक्सियम, और एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम सच मानते हैं विदाउट एनी एविडेंस। एविडेंस कहते हैं सबूत के, बगैर किसी सबूत के हम ये बात मानते हैं कि वो चीज़ ट्रू है और उसको साबित करने की या प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 8 तक हमने तमाम डेफिनेशंस को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर्स की डेफिनेशंस को देखेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।